हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। ठीक है, ये क्लास जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें हम कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ये प्रैक्टिस सेट जो है घटना चक्र का है, जो PYQ है, पहले आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास जो थी वो भारतेंदु युग की थी। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद पढ़ेंगे छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो आधुनिक काल हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो लोग क्लास में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसके आगे वाली वीडियो आप लोगों को समय से मिलते रहे। परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 20-22 दिन का समय है, तो आप लोग जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। द्विवेदी युग का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें संपादन कार्य किए थे 1903 से लेकर 1920 तक। उसके पहले श्याम सुंदर दास जी ने सन 1900 से लेकर 1900 ईस्वी से लेकर 1902 तक कार्यभार संभाला। ठीक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी का नामकरण हुआ और भारतेंदु का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में। आगे लिखा हुआ है कि आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से लेकर 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। कहने का मतलब यह है कि पहले जो रचना होती थी वैसे ही लिख दी जाती थी, व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका कार्यभार संभाला, उस समय से व्याकरण की शुद्धता पर इन्होंने ध्यान दिया और व्याकरण को शुद्ध किया। ठीक है, अब वह ब्रजभाषा रानी की इवरागी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की साम्राज्ञी बन गई। ब्रजभाषा में रचनाएं होती थी उस समय। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी और नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि द्विवेदी युग में कौन कौन कवि आएंगे। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और उसके बाद से श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारी सभा उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि कहाँ से मिली? तो काशी नागरी प्रचारी सभा ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। द्विवेदी युग का एक और नाम है। क्या नाम है द्विवेदी युग का? जागरण सुधार काल नाम है। और भारतेंदु युग का एक और नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का एक और नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वह कौन है? उत्तर हो जाएगा नाथुराम शर्मा शंकर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर नाम आया है कविता, कामिनी, कांत और भारतेंदु, प्रज्ञेंदु।
तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसका उपनाम है। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन नहीं, उत्तर हो जाएगा आपका नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ये उक्ति जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, इसमें जो व्याख्या दी गई है आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? संपत्ति शास्त्र। और ये टीजीटी में इस बार के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 10 है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो बहुत ही चर्चित ये बात है कि जूही की कली जो है किसकी रचना थी? निराला जी की रचना। जूही की कली निराला की रचना थी। निराला जो है छायावादी कवि हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे उस समय, और इन्होंने जूही की कली को लिखा और सरस्वती पत्रिका में संपादित करने के लिए ले गए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको लौटा दिया, यह कहकर कि ये मुक्त छंद है, इसमें छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916, याद रखिएगा, निराला की जो जूही की कली है 1916 की रचना है। मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी। निराला सामान्य पत्र से जुड़े, बाद में सुधा एवं मतवाला से भी जुड़े, मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 12 है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है, या रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है वह कविता है। प्रश्न नंबर 13 है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं, बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय और रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हो गया। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मकता, अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। प्रश्न नंबर 15 है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास लक्षित होता है? इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 17 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध की रचना है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। 17 सर्ग याद रखिएगा, इसमें 17 सर्ग हैं। उसके बाद से
कह रहा है कि इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिवंश जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, ये दिया गया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 19, हरिवंश के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासवदत्ता। आपको उत्तर हो जाएगा चोखे चौपदे। पथिक किसकी रचना है? पथिक जो है श्रीधर पाठक की रचना है। पथिक श्रीधर पाठक की नहीं बल्कि रामनरेश त्रिपाठी की है। रामनरेश त्रिपाठी। पथिक है, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, यानी मिलन के पथ पर यानी मिलन इनकी रचना है। किनकी? रामनरेश त्रिपाठी की। ट्रिक से याद कर लीजिएगा, भूलेगा नहीं। मिलन के पथ पर यानी मिलन, पथिक, और मिलन के पथ पर मानसी और स्वप्न देखा यानी स्वप्न। ये चारों जो रचनाएं हैं ये चारों रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की हैं। मिलन का प्रकाशन वर्ष है 1917, मानसी है 1927 की, और पथिक की बात करें तो यह है 1920 की, और स्वप्न है 1929 की। ठीक है। तो मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, चारों रचनाएं इसमें आ गई हैं, ये रामनरेश त्रिपाठी की हैं। यहाँ बात हो रहा था कि कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका चोखे चौपदे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, वैदेही वनवास नामक कविता किसकी है? वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सर्ग कितने हैं? कई बार इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को याद हो जाए, 17 सर्ग। प्रश्न नंबर 24 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश की नहीं है? विचित्र विवाह नहीं है, बाकी वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और चुपदे चौपदे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश की हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी और जब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखा हुआ ये काव्य है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से अवतरित है। प्रश्न नंबर 27 है, द्विवेदी युग की कविता है। कौन सी द्विवेदी युग की कविता है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक। तो जहाँ इतिवृत्तात्मक शब्द आ जाए आप लोग समझ जाइएगा यहाँ द्विवेदी युग की बात हो रही है। ठीक है। द्विवेदी युग की बात हो रही है, बाकी कहीं इतिवृत्तात्मकता नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ द्विवेदी युग की ये जो इतिवृत्तात्मकता है ये वहीं का द्विवेदी युग की ही प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 28 है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की विशेषता है। प्रश्न नंबर 29, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो गद्यात्मकता है ही, गद्य लिखे जा रहे थे। इतिवृत्तात्मकता है ही,
और वैचारिकता है। काव्यात्मकता यानी काव्य नहीं लिखे जाते थे द्विवेदी युगीन में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, शेष द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति की प्रमुखता है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष हुआ 1912 में, और भूलिएगा मत इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। और भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान हैं। उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रकवि की संज्ञा मैथिली शरण गुप्त को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। अगर साकेत का प्रकाशन वर्ष पूछे तो साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, विकटभट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जुन विसर्जन, काबा करबला तथा साकेत इनका महाकाव्य है। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार। आगे लिखा है कि यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के संघर्ष जीवन की कथा है। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। जयनी मार्क्स की पुत्री जयनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती जो कि 1912 की रचना है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक, प्रायः सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। प्रश्न नंबर 31 है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है भारत भारती में। ठीक है, भारत भारती में। प्रश्न नंबर 32 है राजपूती आन की कथा है। किसमें है राजपूती आन की कथा? अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। तो राजपूती आन की कथा है रंग में भंग, 1909। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव झांसी 1986 किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। चिरगांव झांसी 1986। प्रश्न नंबर 34 है किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 35 है रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो यहाँ बताना है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। तो कृषक क्रंदन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, लेकिन सिद्धराज, जय भारत 25 की रचना है, 1925 ने 52। ठीक है, हिडिंबा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 37, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जयद्रथ वध खंड काव्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरिगीतिका छंद में रचित यह खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 38, साकेत महाकाव्य मार्मिक सर्ग है। साकेत महाकाव्य का जो मार्मिक सर्ग है वो है 9वां सर्ग। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। ठीक है, और इसमें 9वां सर्ग जो है उसमें उर्मिला और उनका मिलन होता है लक्ष्मण का, और वो बहुत ही मार्मिक सर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 हो गया। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं, जिसका रचना काल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा केंद्र बिंदु उर्मिला है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया, क्योंकि महाकवि रविंद्रनाथ ने बंगला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्य तरुपीक्षिता में रामकथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की और ध्यान आकृष्ट किया था। कहने का मतलब यह है कि सारे लोग लिखे थे, रामचरितमानस लिखा गया था, रामायण लिखा गया था, हर जगह राम की और सीता की
बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं भी उर्मिला की बात नहीं आती थी। और हालांकि उर्मिला सीता से भी ज़्यादा तपस्या की थी, ठीक है, अपने परिवार के लिए। तो उसी को उपेक्षित जानकर सबसे पहले रचना करते हैं रविंद्रनाथ जी, और उनको देखने के बाद ये करती है मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की है, ठीक है, साकेत नाम से। रामकथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की और ध्यान आकृष्ट किया था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया। द्विवेदी जी के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 29 है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? उत्तर हो जाएगा उर्मिला से, यानी लक्ष्मण और उर्मिला से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत का अर्थ होता है अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई है। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम की कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, ये छद्म नाम था उनका, उससे ये छपवाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षिता नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। उस पुस्तक का नाम क्या है? साकेत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41 है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, गुप्त जी की प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है। गुप्त जी की प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ठीक है। कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति, इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों एवं श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। अतः द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अतः द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो हम लोगों ने कितने प्रश्नों को पढ़ लिया? 41 प्रश्न। 41 प्रश्न जो थे उसका अभ्यास हम लोगों ने कर लिया। द्विवेदी युग के प्रश्न थे, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम छायावाद से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में छायावाद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।